हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में जो है हमने सेक्शन नंबर 430 मतलब 435 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 31 जिसको हम अपील्स जो है इसको कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम चैप्टर नंबर 32 रेफरेंस एंड रिवीजन इसको जो है कंप्लीट करेंगे। छोटा ही चैप्टर है, 436 से लेकर के 443 तक है। ये मैक्सिमम 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। दो चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे आज एक ही वीडियो में, ठीक है। 32 एंड 33 दोनों चैप्टर्स को आज कंप्लीट कर देंगे। छोटे छोटे हैं क्योंकि इनमें इतना टाइम लगता नहीं है। चार सौ छत्तीस से लेकर के 32 जो है 443 तक होगा। सॉरी 445 तक है दोस्तों। उसके बाद 446 से ट्रांसफर एंड क्रिमिनल केसेस का ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस है 446 से 452 तक। तो दोनों ही जो है 10 से 12 सेक्शंस हैं टोटल जो है, ठीक है। पहले हम करते हैं चैप्टर नंबर 32 को। चैप्टर नंबर 32 ये बात करता है रेफरेंस एंड रिवीजन की। रेफरेंस एंड रिवीजन ये है 436 से 445, ठीक है। जिसमें से रेफरेंस का जो पार्ट है वो सिर्फ कहां से कहां तक है, 436 और 437। ये दो ही सेक्शन जो है रेफरेंस से रिलेटेड है। बाकी के जो हैं वो 438 से 445 तक है, वो है रिवीजन से रिलेटेड, ठीक है। दो 436 और 437 जो है रेफरेंस के हैं और 438 से 445 जो है रिवीजन के सेक्शंस हैं। इससे क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस इससे ये रहता है कि ये जो सेक्शन है दो, ये यहाँ से यहाँ तक है और बाकी के रिवीजन के हैं। तो ये याद रहता है जब हमें एग्जाम में कोई एमसीक्यू में डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 436, हाई कोर्ट रेफरेंस टू हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट्स को जो है रेफरेंस किया जाना मामलों को। कब किया जाता है रेफरेंस, रेफर कब किया जाता है किसी भी केस को, वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ए केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व्स ए क्वेश्चन टू ए वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट। जब जो है हाई कोर्ट से अलग कोर्ट के बारे में बात करता है अदर देन हाई कोर्ट, ठीक है। 436 रेफरेंस टू हाई कोर्ट, ठीक है। जब जो है किसी कोर्ट के समक्ष जो है क्या जाता है, किसी एक्ट की वैलिडिटी का जो है कोई क्वेश्चन जो है कोर्ट के सामने आ जाता है, ठीक है। या और जो है क्या आ जाता है, या फिर किसी ऑर्डिनेंस का, या फिर किसी रेगुलेशन के किसी प्रोविजन का, या किसी एक्ट का, ऑर्डिनेंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी टू बी डिस्पोजल ऑफ केस एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट सच एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन प्रोविजन इज इनवैलिड। और जो है उसकी राय में क्या है, अधिनियम आदेश विनियम या उपबंध अविधिनियम या अप्रवर्तनशील है, किंतु उस न्यायालय द्वारा बट हैज नॉट बीन एज डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट टू विच द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट बाय द सुप्रीम कोर्ट। और जो है उस क्वेश्चन पर जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, या फिर जो है जो एक्ट की वैलिडिटी है उस पर, या फिर किसी ऑर्डिनेंस पर, या फिर और जो रेगुलेशंस है उन पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो है कोई अथॉरिटी नहीं है, हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार से उसको डिक्लेयर या क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है, तब जो क्या होगा, द कोर्ट शैल स्टेट ए केस सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन एंड द रीजन देयरफॉर एंड रेफर फॉर द सेम ऑफ द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। तो वो कोर्ट क्या करेगी, अपने कारणों को लिखते हुए उन रीजंस को लिखेगी कि क्यों जो है उसको इस चीज की जरूरत है कि वो जो है इसको हाई कोर्ट को रेफर कर रहा है, ऐसा क्या रीजन है। तो वो उन रीजंस को लिखते हुए जो होगा उस केस को हाई कोर्ट को रेफर कर देगा। देखिए इसको पढ़ते हैं पहले, इसको छोटे छोटे शॉर्ट्स टुकड़ों में जो है तोड़कर पढ़ेंगे। वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट, वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट
इट इन्वॉल्व ए क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट। क्यों, क्या क्वेश्चन इन्वॉल्व है? किसी का क्वेश्चन आ रहा है, पहला वैलिडिटी ऑफ एक्ट, वैलिडिटी ऑफ एक्ट का, या फिर किसी ऑर्डिनेंस का, या फिर किसी रेगुलेशन का, ठीक है। और जो उस मैटर के दिन क्या किए जाने हैं, निपटाए जाने आवश्यक है, ठीक है। ऑर्डिनेंस का सीई है, सीई, ठीक है। और रेगुलेशन का या फिर किसी एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या फिर जो है किसी एक्ट के किसी स्पेसिफिक प्रोविजन का। एनी प्रोविजन कंटेन इन एनी एक्ट, कंटेन इन एन एक्ट। या फिर जो है किसी एक्ट के किसी प्रोविजन का। इन चार चीजों को याद रखिए, किसी एक्ट की वैलिडिटी का, ऑर्डिनेंस का, रेगुलेशन का, या फिर जो है किसी एक्ट के किसी पार्ट का कोई क्वेश्चन जो है, लॉ का कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है, या फिर किसी वैलिडिटी का कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है, तो कोर्ट क्या करेगी? कौन से कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे? अदर देन हाई कोर्ट की, लोअर कोर्ट की बात हो रही है, कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट। वो क्या करेंगी? वो जो है अपने इश्यू वो क्या करेंगे, राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करते हुए, रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग, रेफर द सेम और डिसीजन टू द हाई कोर्ट। क्या कर देंगे? उसको रेफर कर देंगे, किसको? हाई कोर्ट को, ठीक है। रेफर टू हाई कोर्ट। कोर्ट अपना रीजन रिकॉर्ड करेगा कि क्यों जो है मैं इसको भेज रहा हूँ, कि क्यों आवश्यकता है। उसके बाद में जो है इसको हाई कोर्ट को भेज देगा। बस दो चीजें और याद रखना कि जो है कि उस चीज पर जिसको लेकर के जो है लोअर कोर्ट जो है उसको हाई कोर्ट को भेज रही है रेफरेंस के लिए, उस पर ना तो किसी हाई कोर्ट की ऑलरेडी या फिर एंड सुप्रीम कोर्ट की कोई जो है उसने किसी क्वेश्चन को जो है उस पर डिक्लेयर या फिर क्लैरिफाई ना कर रखा हो, ठीक है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जो है नॉट डिक्लेयर। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को ऑलरेडी क्लैरिफाई कर रखा है, ऑलरेडी जो है किसी चीज को डिक्लेयर कर रखा है, उसके बाद भी आप उसको रेफरेंस के लिए भेज रहे हैं, तो वो जो है गलत है। तब आप जो है उस कंडीशन में उसको नहीं भेज सकते। आपको सिर्फ तभी भेजना है जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में से किसी ने भी जो है उसको क्लैरिफाई या डिक्लेयर नहीं किया गया हो, और ऐसा करना जरूरी हो कोर्ट के लिए। उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वैलिडिटी है, या फिर कोई प्रोविजन ऑफ द कंटेंट इन दिस एनी एक्ट का है, किसी एक्ट के कोई प्रोविजन का रिलेटेड क्वेश्चन है, वो करना कोर्ट की उस कोर्ट के लिए क्या है, जरूरी है। तब जो होगा वो उसको हाई कोर्ट को रेफर कर देगा। उसके बाद में जो है इसमें एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि रेगुलेशन का मतलब वो होगा जो जनरल क्लोज एक्ट में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं सब क्लोज टू पर। एनी को ए कोर्ट ऑफ सेशन में इफ इट थिंक फिट एनी केस पेंडिंग बिफोर इट, जो कि कोई केस जो है उसके सामने लंबित है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 डू नॉट अप्लाई, रेफर टू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग द हियरिंग ऑफ द सच केस। जो है सबसेक्शन 1 के उपबंध जो है जब उस पर लागू नहीं होते तो वो क्या करता है, और उसके सामने कोई क्वेश्चन है, उसके सामने क्वेश्चन कौन सा राइज होता है? एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। उसके सामने क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड उसके सामने कोई क्वेश्चन आता है जिसको जो है कोर्ट ऑफ सेशन जो है जिसके लिए उसको हाई कोर्ट को रेफर कर देता है। याद रखना यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन किस लिए कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए, ठीक है। स्पेसिफिकली दिया हुआ जब सब सेक्शन 1 जो है कोर्ट ऑफ सेशन पर अप्लाई नहीं होता, तो उस कंडीशन में जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका निपटाया जाना जरूरी है, और हाई कोर्ट जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो अपने आप को इनकैपेबल समझ रहा है कि जो मैं जो है इसको नहीं कर सकता, तब जो है वो कोर्ट इसको इसको भेज देगा रेफरेंस के लिए, हाई कोर्ट को भेज देगा। उसके बाद सब सेक्शन 3 क्या कहता है? देखिए वो कहता है कोई न्यायालय जो हाई कोर्ट को उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन निर्देश करता है, उस पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय होने तक अभियुक्त को जेल का सुपुर्द कर सकता है या अपेक्षा किए जाने की उसको छोड़ सकता है। ये कहता है
कि जब जब तक जो है रेफरेंस के लिए, मान लीजिए कोर्ट ने कोई जो है रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट को भेजे, तब तक जो वो हाई कोर्ट उसको डिसाइड नहीं कर देता, जब तक क्या करेगी लोअर कोर्ट, या तो जो है उसको छोड़ देगा अक्यूज को, या फिर जो है उसको क्या कर देगा, एग्जाम्प्ट कर देगा, हाजिर होने के अपीयरेंस के लिए क्या कर देगा, एग्जाम्प्ट कर देगा कि आपको जो है आने की जरूरत नहीं है, या फिर जो है उसको जमानत पर छोड़ देगा। दो चीजों के याद रखना, या तो जमानत पर छोड़ देगा या फिर जो है उसको एग्जाम्प्ट कर देगा पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट में, दोनों में से कोई भी कर सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 437। ये जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना इसको। अब आते हैं 437, डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के डिसीजन के अनुसार जो है केसेस का डिस्पोजल होना, ठीक है। मतलब कि हाई कोर्ट जैसा ऑर्डर देता है उसी ऑर्डर के अनुसार जो होगा केसेस का डिस्पोजल किया जाएगा। व्हेन ए क्वेश्चन हैज बीन सो रेफर्ड टू द हाई कोर्ट शैल पास सच ऑर्डर देयरऑन as it think fit and shall cause a copy of such order to be sent the court of which the refer was made। तो ये क्या करेगा, जब जो है हाई कोर्ट ने जो है उस चीज को डिसाइड कर दिया है, तो उसकी एक कॉपी जो है रेफर कर देगा किसको, जिस कोर्ट ने उसको वो केस रेफर किया था, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन हो या फिर कोई अदर कोर्ट हो, विच शैल डिस्पोज ऑफ द केस ऑफ द कन्फर्मेबली टू सेट द ऑर्डर। तो वो क्या करेगा, उस केस को उसी ऑर्डर के अनुसार जो है डिस्पोज करेगा, जैसा भी वो ऑर्डर होगा। उसके बाद सब क्लोज सेकंड कहता है 437 का 2 कहता है द हाई कोर्ट में डायरेक्ट बाय होम टू द कॉस्ट ऑफ सच रेफर शैल बी पेड। और हाई कोर्ट ये निर्देश भी दे सकता है कि ऐसे निर्देश का खर्चा कौन देगा, मतलब कि कौन सी पार्टी जो है इसका खर्चा देगी, या फिर जो है कोर्ट खुद इसका वहन करेगी। कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकता है। अब जो है यहाँ पर जो है हमारा रेफरेंस का जो प्रोविजन है, रेफरेंस के दो सेक्शन थे 436 और 437, ये जो है कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 438 से 445 पर, जिसमें से कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं छुड़वा दूंगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 438, कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन, पुनर्निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना, ठीक है। तो ये कहता है कि यदि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी अवर दंड न्यायालय, अवर का मतलब होता है लोअर कोर्ट, ठीक है, किसी निचले दंड न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के अभिलेख को अभिलिखित या पारित किए जाने का निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता और औचित्य के बारे में, और अवर न्यायालय की किन्हीं कार्रवाइयों को नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मांग सकता है। देखिए 438 क्या कहता है, 438 में पहला कहता है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, किसी भी इंफीरियर कोर्ट से, इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट से, इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट से जो है हिंदी में बोलते हैं अवर न्यायालय, अवर दांडिक न्यायालय है ना, अवर दांडिक न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट से जो है क्या कर सकता है, रिकॉर्ड्स मंगा सकता है किसी भी केस के लिए जो कि उसमें पेंडिंग है। किसी लोअर कोर्ट में जो कोई केस पेंडिंग है तो उसकी वैधता को जांचने के लिए कि क्या इसमें जो है सही चल रहा है, ट्रायल ठीक तरीके से किया, या फिर जो ऑर्डर पास कर दिया इसमें कोई नियमितताएं तो नहीं, कोई गलती तो नहीं है, तो उनके लिए वो क्या कर सकता है, उनको क्लैरिफाई करने के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, रिकॉर्ड मंगा सकती है। रिकॉर्ड जो है वो अपने पास मंगा सकती है, याद रखना इस चीज को। याद रखना दो चीजों के लिए है, नियमितता की जांच के लिए, या फिर जो है अभिलेख की किसी शुद्धता को, या फिर किसी दंड जो दिया है उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए भी जो है कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट जो है उसके रिकॉर्ड्स को मंगा सकते हैं कि आपने किस बेस पर ये दिया है, उसको चेक करने के लिए वो भी मंगा सकते हैं, ठीक है। उसके उसकी परीक्षा कर सकता है, और ऐसा अभिलेख मांगते समय निर्देश दे सकता है कि अभिलेख में की परीक्षा लंबित रहने तक दंडादेश का निष्पादन निलंबित किया जाए, और यदि अभियुक्त परिरोध में है तो उसे बंधन पत्र या बेल पर छूट दे दे। जब जो है कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट जो है किसी को मंगाता है तो ये निर्देश दे सकता है कि जो भी इसमें इस रिकॉर्ड में, या फिर जजमेंट आ गई थी फाइनल जैसे, ठीक है, तो जो भी इसका ऑर्डर था, पनिशमेंट थी या एक्यूटल था, जो भी था,
उसको जो है तब तक क्या कर दिया जाएगा, तब तक उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उस चीज को डिसाइड नहीं कर लेता, ठीक है, जब वो रिकॉर्ड मंगाता है तो, या फिर जो है उसको बेल पर छोड़ा जा सकता है, जब तक यदि वो जेल में है तो बेल पर कैसे छोड़ा जा सकता है, बेल बॉन्ड वगैरह लेकर के, ठीक है। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं इनमें जो आप लोग को जो है समझ में ना आए एक बार में। उसके बाद इसमें एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, सभी मजिस्ट्रेट चाहे वे कार्यपालक हो, न्यायपालक हो या आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हो, अपील अधिकारिता का वो धारा 439 के प्रयोजनों के लिए सेशन न्यायालय से अवर समझे जाएंगे। तो जितने भी जो है, चाहे वो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, या फिर को है कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, या फिर को है कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, जितने भी प्रकार के कोर्ट होंगे ये क्या समझे जाएंगे, ये इंफीरियर होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, इंफीरियर कोर्ट होंगे, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन के, कोर्ट ऑफ सेशन के अवर न्यायालय समझे जाएंगे ये सारे, ठीक है, जो भी इसमें एक्सप्लेनेशन में दे रखे हैं। या कोई अपीलीय न्यायालय भी हो, अपीलीय न्यायालय भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, कोई भी अपीलीय न्यायालय, अपीलेट कोर्ट। अब आते हैं सब क्लोज 2 पर। सब क्लोज 2 क्या कहता है, द पावर ऑफ रिवीजन कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन रिलेशन ऑफ एनी इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास्ड इन एनी अपील, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। यदि जो है कोर्ट जो है अपना जो है क्या करता है, सब क्लोज 2 क्या कहता है, यदि कोर्ट जो है रेफरेंस सॉरी रिकॉर्ड्स मंगाता भी है, अभिलेख मंगाता भी है, तब जो है उसे यदि कोई कोर्ट ने इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास किया हुआ है तो उस पर उसकी वैलिडिटी पर उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू बना रहेगा, उस पर ये लागू नहीं होती। मान लीजिए कि किसी सिविल मैटर में जो है एग्जाम्पल के तौर पर किसी में स्टे लगाई हुई है, ठीक है, कोई ऑर्डर पर जो है इंटरलोकेटरी ऑर्डर दिया हुआ है, उसके बाद भी जो है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसके रिकॉर्ड्स मंगाता है, तो तब उस कंडीशन में जो है वो सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है, वो जो उसने इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास कर रखा है वो सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर पर अप्लाई ही नहीं होता ये सेक्शन। उसके बाद थर्ड कहता है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय को किया गया है, तो उस व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से किसी दूसरे को ग्रहण नहीं किया जाएगा। मतलब कि या तो जो है उसने किसी व्यक्ति ने कोर्ट ऑफ सेशन को कोई आवेदन किया हो, या फिर जो है किसी हाई कोर्ट को, तो वो दोनों को जो है उसका क्या नहीं कर सकता, आवेदन नहीं कर सकता, दोनों को नहीं कर सकता, उनमें से एक ही को कर सकता है। ये चीज उसको श्योर करनी पड़ेगी कि कहां पे करना है, ये कहता है थर्ड। उसके बाद आता है पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, जांच करने का आदेश देने की शक्ति। आते हैं 439 पर, देखो क्या कहता है। ये इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, मेन तो एक ही है, वो मैं आपको बता दूंगा शुरू में, ठीक है, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। और जो है आप लोग यदि ये सोच रहे हैं कि इसमें जो है केसेस नहीं लिखवा रहे, तो केसेस जो है मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें समथिंग 100 केसेस होंगे जिनको मैं लिखवाऊंगा, एक ही वीडियो में आपको रिकॉर्ड करवा दूंगा, बता भी दूंगा कि वो कौन कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, आप लोग उनको बाद में पढ़ लेना। ये कहता है ऑन एग्जामिन एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 438, जो ये कहता है कि किसी रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के बाद, जो कि 438 में जो रिकॉर्ड्स मंगाए थे उनको एग्जामिन कर लिया है, और अदरवाइज या फिर अन्यथा हाई कोर्ट और द सेशन जज में डायरेक्ट टू द सीजीएम। ये कहता है कि 438 का जो रेफरेंस मतलब जो रिकॉर्ड मंगाया था, 438 के रिकॉर्ड्स को, 438 के रिकॉर्ड या फिर 438 को एग्जामिन करने के बाद, ठीक है, एग्जामिन होने के बाद, एग्जामिन करने के बाद क्या करेगा, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन दोनों में से कोई भी, ठीक है, क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है सीजीएम को, डायरेक्ट सीजीएम को क्या कर सकता है, डायरेक्ट टू सीजीएम, और आदेश दे सकता है कि जो है सेक्शन नंबर 226 और 227 में जो परिवाद को खारिज किया था, ठीक है,
जब हमने 226 और 27 का 4 पढ़ा था, तो उसमें बताया था सेक्शन 226 में जब परिवादी को खारिज करना, या फिर 27 के 4 में परिवादी को खारिज कर दिया था, उसमें किसी अपराध के अभियुक्त ऐसे व्यक्ति की के मामले की जो उन्मोचित कर दिया गया था, उस मैटर में जो है उस व्यक्ति को क्या कर दिया था, अपराध का कोई अपराधी था उसको क्या किया था, डिस्चार्ज किया था। डिस्चार्ज किया था तो क्या कर सकता है, उसको ऑर्डर दे सकता, डायरेक्ट कर सकता है कि आप जो है इसमें कोई एडिशनल एविडेंस लें, या फिर एडिशनल इंक्वायरी करें, या फिर जो है मजिस्ट्रेट खुद या फिर सीजीएम के द्वारा जो है इंक्वायरी करवाएं। तो क्या कर सकता है, या तो जो है डायरेक्ट करेगा कि सीजीएम खुद, या फिर जो है अदर मजिस्ट्रेट जो है स्वयं इंक्वायरी करें इस चीज पर, इंक्वायरी का। अब इसमें से चाहे तो ये खुद इंक्वायरी कर सकता है, या फिर मजिस्ट्रेट से करवा सकता है सीजीएम जो है। और सीजीएम भी यदि खुद नहीं करता है तो वो क्या करेगा, वो अपने जो अधीन जितने भी मजिस्ट्रेट आते हैं उनको जो है वो डायरेक्ट कर देगा कि आप जो है इस पर इंक्वायरी कीजिए और एक रिपोर्ट बना कर दीजिए। ठीक है, ये कहता है कि पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, जो 438 का एग्जामिन करने के बाद में जो है कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट जो है 226 और 227 27 के 4 में जो है किसी व्यक्ति को जो है क्या किया था, कोई कंप्लेन थी उसको क्या किया था, डिसमिस किया था, खारिज किया था, और जो है उस उसमें किसी अक्यूज को जो है डिस्चार्ज कर दिया था, तब जो होगा उसको लेकर के हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है सीजीएम को या फिर किसी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो सॉरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर सकता है कि वो किसी जो है इस पर इंक्वायरी करे और अपनी रिपोर्ट दे। इसके बाद इसमें प्रोविजो क्या कहता है कि कोई न्यायालय किसी व्यक्ति को ऐसे मामले में जो उन्मोचित कर दिया गया है इस धारा के अधीन जांच करने का निर्देश तभी देगा जब इस बात का कारण दर्शित करने के लिए उसको अवसर मिल चुका हो। तो ऐसा ऑर्डर उसको तभी देगा जब तक कि उसको ऐसा कारण दर्शित करने का उसको अवसर दिया गया हो उस व्यक्ति को, तभी वो ऐसा कर सकता है। उसके बाद 440 आता है, सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन, इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद में एडिशनल सेशन जज की पावर्स हैं, इसको भी आप खुद करना। उसके बाद में हाई कोर्ट की पुनरीक्षण पावर है, सिंपल है, इनमें कुछ नहीं है, इसलिए जो है आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद 443 है, 443 में भी कुछ नहीं है। एक चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग एक बार पढ़ोगे ना तो बेसिक चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आप लोग पहले ऑलरेडी इतने स्मार्ट हो गए हो कि जो केसेस जो सेक्शंस टाइम ले रहे हैं और जो इररिलेवेंट से हैं उनको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ना तो प्री के हिसाब से कुछ आता है, मेंस के हिसाब से भी बहुत कम ही आता है। ये कहता है सब क्लोज वन क्या कहता है, एक ही विचारण में दोष सिद्ध एक या अधिक व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को करते हैं, और उसी विचारण में दोष सिद्ध कोई अन्य व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायालय को करता है। देखिए, ये कहता है कि 443 है ना, हाई कोर्ट के पुनरीक्षण के मामले में वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति है। ठीक है, इसको जो है हाई कोर्ट की पावर आप समझ सकते हैं कि या तो वो क्या कर सकता है, उसको वापस ले सकता है या फिर उसको ट्रांसफर कर सकता है। विड्रॉ और ट्रांसफर की ट्रांसफर पावर। ठीक है, दो चीजों के बारे में बात करते हैं। अब ये फर्स्ट इसका सब क्लोज कहता है कि फर्स्ट कहता है कि यदि जो है किसी ट्रायल, एक ट्रायल हुआ था वहां, ठीक है, एक ट्रायल में क्या था, एक से ज्यादा अक्यूज थे, वन और मोर, एक से ज्यादा थे, एक से ज्यादा व्यक्तियों के खिलाफ किया था। अब इसमें से क्या किया कि एक अक्यूज ने जो है कोई भी आवेदन किसके सामने किया, पुनरीक्षण के लिए आवेदन कहां पे किया, एक ने तो हाई कोर्ट में किया, ठीक है, और एक ने जो है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने किया। तो अब इसमें से हाई कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि मामला जो है किसके सामने चलना चाहिए। यदि हाई कोर्ट को ये लगता है कि जो है मामले को उसके द्वारा सुना जाना चाहिए, तो वो क्या कर देगा, वो कोर्ट ऑफ सेशन को ऑर्डर कर देगा कि वो जो है उस केस को जो है हाई कोर्ट के पास ट्रांसफर कर दे। ठीक है, हाई कोर्ट ट्रांसफर का अब उसको अपने पास मंगा लेगा। और यदि हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, इसको जो है सेशन न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए, तो वो क्या कर देगा, तो इस केस को जो होगा कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफर कर देगा खुद ही। ठीक है, तो सब क्लोज वन तो ये कहता है, मेनली समझ गए, सब क्लोज वन ये कहता है। उसके बाद आते हैं पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को अंतरित किया जाता है, तब वह न्यायालय इस प्रकार निपटारा करेगा कि उसके सामने विधि पूर्वक जो है उसको आवेदन किया गया था। जैसे कि मान लीजिए सब क्लोज टू ये कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, ये पहले हाई कोर्ट की बात करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए
हाई कोर्ट ने जो है कोर्ट ऑफ सेशन से कोई केस अपने पास मंगा लिया ट्रांसफर करके, उसको लगता है कि इसको मुझे ही सुनना चाहिए, तो उसने ट्रांसफर करके मंगा लिया। तब ये समझा जाएगा कि उसके पास जो था ना ये दूसरा केस भी लॉफुल, ड्यूली लॉ, ठीक है, उसके पास जो है वो क्या किया गया था, एप्लीकेशन ड्यूली मेड इटसेल्फ, उसके पास जो है सम्यक रूप से उसका आवेदन किया गया था। और ऐसा ही फिर थर्ड कहता है, थर्ड ये कहता है, थर्ड इसमें हाई कोर्ट की जगह पर कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। तो कोर्ट ऑफ सेशन भी समझेगा कि जो है एक मिनट दोस्तों, नहीं, हम्म, तो कोर्ट ऑफ सेशन भी ये समझेगा कि न्यायाधीश को अंतरित न्यायाधीश इस प्रकार निपटाएगा कि वह मानो सम्यक रूप से जो है उसी के सामने आवेदन किया गया था। चार को छोड़ देना। उसके बाद 444 ऑप्शन टू कोर्ट टू हेयर पार्टीज, पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प। देखिए ना तो अब रिवीजन में ना तो किसी एडवोकेट को सुना जाता है, ठीक है, किसी एडवोकेट को भी नहीं सुना जाएगा, ना किसी पार्टी को सुना जाएगा, लेकिन फिर भी यदि कोर्ट चाहे तो वो किसी एडवोकेट को या किसी पार्टी को जो है दोबारा से सुन सकती है रिवीजन के दौरान, ठीक है, क्योंकि रिवीजन के सेक्शन चल रहे हैं। तो ये कहता है 444, यदि कोर्ट चाहे तो फिर भी जो है दोनों में से किसी पार्टी को सुन सकती है। उसके बाद 445 ये कहता है कि हाई कोर्ट के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजना, मतलब कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास कर दिया है उसकी उसको सर्टिफाइड करते हुए कोर्ट ऑफिशियल जो होंगे उसको लोअर कोर्ट्स को भेज देंगे, और वो उसी के अनुरूप जो है उसमें संशोधन करके आगे कार्रवाई करेंगे। अब जो है यहाँ पर चैप्टर नंबर 32 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जो है यहाँ हम आएंगे सेक्शन चैप्टर नंबर 33, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में। आप लोग कहें तो इसको आज ही करवाएं, यदि आप लोग ये कहते हैं कि इसको अलग अलग करवाएं तो हम इसको अलग अलग करवा देंगे। अब जैसा आप लोग करेंगे, मेरे हिसाब से जो है 30 मिनट की समथिंग मैंने ज्यादा ही टाइम ले लिया इसमें, 30 मिनट हो गए, तो यदि मैं इसको करवाऊंगा तो 20 से 30 मिनट इसमें भी लग जाएंगे, और 1 घंटे की वीडियो आजकल कोई देखना पसंद भी नहीं करता, तो जो है इसको अगले भी ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सॉरी दोस्तों आज ये हो नहीं पाया, पता नहीं क्यों, वैसे तो शॉर्ट ही था, इतना कैसे टाइम लग गया। चलो कोई नहीं दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है वीडियो देखते समय या फिर कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग जो है उसके लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर जो है आप मेरे नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है 8708520083। आप लोग जो है मेरे इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप भी करके जो है, और मैं जो है आप लोगों को जरूर रिस्पॉन्स करूंगा यदि मेरे पास टाइम होगा। टाइम क्या होगा, मैं रिस्पॉन्स तो आपको जरूर करूंगा ही, और जो है अगली वीडियो में जो है आपके उस डाउट को मैं जरूर सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।